एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को प्यार और पढ़ाने की जगह पे उन लोगों को किस तरीके से लोगों को मारा जाता है, एक तरीके से एक सीरियल किलर बनाया जाता है। और इन सभी बच्चों के अंदर हम लोगों का मेन कैरेक्टर सियोन, जो कि बेसिकली इन सभी के अंदर सुपीरियर होता है, उसे एक दिन मौका मिलता है कि इस जगह को छोड़ के अपना एक नॉर्मल जिंदगी बिताने का। तो सियोन आगे जाके क्या क्या कारनामा करने वाला है, उन सभी के ऊपर ही आज का मानवा होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो बिना किसी तरीके चलो ये वाले कहानी को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में हम लोगों को एक छोटी सी बच्ची को देखने के लिए मिलती है, जो कि बेसिकली अभी फुट फुट के रो रही होती है। इसी समय बच्ची को शांत कराने के लिए अभी यहाँ पे एक नान आती है और इस समय आप लोगों को सामने की तरफ एक और जो बच्चे को देखने के लिए मिल रहा है, यही होने वाला है हम लोगों का मेन कैरेक्टर सियोन। इसी वक्त यहाँ पे एक मोटा सा पर्सन आते ही सियोन से कहने लगता है कि बच्चे, आज से मैं तेरा बाप हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी भी पर्सन अपने साथ सियोन को लेके जाने लगता है। तो इस समय पीछे से वो नान और इसके साथ ही जितने भी और बच्चे थे वो सभी लोग सियोन को टाटा बाय बाय करने लगते हैं। लेकिन जैसे सियोन यहाँ से चला जाता है, वैसे ही नान की जो एक्सप्रेशन है उसे भी चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बोलती है कि तो बहुत हो गया, अब ट्रेनिंग को चालू करते हैं। और नान का ये कहते ही अभी हम लोग को यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सभी के हाथ में बहुत सारे वेपन को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे किसी के हाथ में नाइफ था, तो किसी के हाथ में नुकीले तार, और तो और किसी के हाथ में नारुतो वाला जो वेपन है ना वही था, नाम याद नहीं आ रहा है। इसी वक्त हम लोगों को एक और पर्सन को ऊपर से इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखता हुआ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि समय बोलने लगता है कि इन सभी को इस तरीके से ट्रेनिंग देना, जो कि बेसिकली इन सभी बच्चों के लिए एक गिफ्ट है। वे सभी बच्चे जब से अपने पैरों से चलना स्टार्ट किया तब से इन सभी को इस तरीके से ट्रेनिंग को दिया जा रहा है, जैसे कि ये सभी एक जिंदा हथियार की तरह काम कर पाए या फिर खुद ही एक जिंदा हथियार बन जाए। इसी वक्त हम लोग को उसी छोटी बच्ची को देखने के लिए मिलती है। अभी उसके पास वो नाना के बोलने लगती है कि एली, जब तुम अपने रोना को छुपाने की प्रिटेंड करोगे तब तुम अपने नाक को बहने मत देना, क्योंकि जो पेरेंट लोग है वो इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा घृणा करती है। तो इस समय इस बात को सुनने के बाद एली अभी बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने नाक के अंदर से पिचकारी मार के गंदगी को बाहर कर देती है और बोलती है ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगी। अभी हम लोग को दोबारा से उसी ओल्ड मैन के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अभी अपने पीछे खड़ी हुई एक माचो लेडी से कहने लगती है कि वे सभी बच्चे एक स्पेशल डिसिप्लिन के अंदर बड़े हो रहे हैं और इसी कारण ही हर एक बच्चे का लालन पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। और तुम्हें पता है वे सभी बच्चे एक कंप्यूटर की तरह है, जिन्हें की उन लोगों की जो बायर है उनके तरह यूज किया जाती है। और यहाँ पे बायर का मतलब है जो लोग इन लोगों को पैसा देके अडॉप्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से बच्चों के पेरेंट बनती है, उन लोगों की बात किया जा रहा है। और जैसा कि ये सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक तरीके से एक जिंदा हथियार है, इसी कारण ही इन सभी बच्चों के दिमाग के अंदर यंग एज से ही 3 प्रिंसिपल को सेट किया जाता है। और ये जो 3 प्रिंसिपल है इसे एब्सोल्यूट 3 प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं प्रिंसिपलों के माध्यम से जो पेरेंट है वे सभी इन बच्चों को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो होता है कि पेरेंट लोगों की वर्ड उन सभी बच्चों के लिए पत्थर की लकीर जैसा है। और जो सेकंड प्रिंसिपल है वो होता है कि वे सभी बच्चे कभी भी अपने पावर को पेरेंट्स के बिना किसी परमिशन के यूज ही नहीं कर सकता। एंड जो थर्ड पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है कि अगर किसी भी तरह पेरेंट्स की जान अगर खतरे में आ जाती है तो बच्चे लोग जो फर्स्ट और सेकंड रूल है उसे भूल जाते हैं और अपने आप से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इस वक्त हाई प्रीस्ट का इन सभी बातों के साथ ही ये वाला सीन यही पे चेंज हो जाता है। हम लोगों को सियोन को कार के अंदर वही मोटे पर्सन के साथ देखने के लिए मिलते हैं, मतलब उसका न्यू डैड के साथ देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे अभी वो मोटा पर्सन अपने पास से एक फोटो को बाहर की तरफ निकाल लेता है और कहने लगता है सियोन से तुम इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। तो सियोन भी अभी अपने बड़े बड़े आंखों के साथ जो फोटो है उसे अच्छी तरीके से देखने लगता है। लेकिन इसी समय सियोन ये भी नोटिस करता है कि एक कार तब से उन लोग की पीछा कर रहा है। तो इस चीज को अभी सियोन अपने फादर से भी कहता है कि कोई कार उन लोग की पीछा कर रहा है। लेकिन इस समय वो मोटा सा पर्सन जो कि सियोन से कहने लगता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा। और ये बोलने के साथ ही अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सियोन के सिर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए और चिल्लाते हुए सियोन से कहता है कि तुम्हें जो फोटो को दिया गया है उसे तुम अच्छी तरीके से याद कर लो। तो इस बात के रिप्लाई में सियोन अभी एक ही बात कहता है, यस फादर। अभी तो हम लोग को पीछे की तरफ वो जो कार थी उसे धीरे धीरे करके इन लोग की कार की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। और देखते देखते वो कार अभी इन लोग की कार को पीछे से जोर से टक्कर मार देती है, जिसके कारण अभी इन लोगों की कार
4-5 पलट खा के सामने की तरफ जाके रुकती है और इस टक्कर की वजह से हमें उसी मोटे पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। तो इस समय अपने फादर का इस तरीके का हालत को देखने के बाद सियोन अभी उनके नाप को चेक करने लगता है और इसी सीन के साथ हम लोगों को उसी कार की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मतलब बेसिकली जो कार इन लोगों को आके पीछे से टक्कर मारी थी और उस कार के अंदर से हम लोगों को 2 पर्सन को अपने हाथ में बंदूक पकड़ते हुए बाहर की तरफ आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और देखते ही देखते वे दोनों पर्सन अभी धीरे धीरे करके इन लोगों की तरफ ही आने लगता है, जहाँ पे इस समय जो सियोन है वो फुट फुट के रोते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरा डैड, प्लीज कोई मदद करो, मेरा डैड सांस नहीं ले रहा है। तो अभी अचानक से एक बच्चे को यहाँ पे देखने के बाद सामने की तरफ जो पर्सन है वो अभी कहने लगता है कि डैम इट, किसी ने कहा ही नहीं कि इस मोटे के साथ एक बच्चा भी है, तो क्या हमें अभी इस बच्चे को भी मारना होगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी पीछे वाला जो पर्सन है वो अभी कहने लगता है कि अरे तुम पागल हो क्या, वो तो अभी एक बच्चा है, उसे लेके हम एक ऐसी जगह पे छोड़ देंगे जहाँ से वह अपने जीवन को दोबारा से चालू कर पाए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो सामने वाला पर्सन सियोन के पास जाके सियोन से कहने लगते हैं कि बच्चे हम लोगों को माफ कर देना। लेकिन इस समय सियोन अपने पास से किसी एक नुकीली चीज से उसके गर्दन पे जोर से वार कर देता है और उसके हाथ से उसका बंदूक भी नीचे की तरफ गिर जाता है, जिससे कि सियोन अभी अपने हाथ में पकड़ लेता है। और पीछे की तरफ जो पर्सन खड़ा हुआ था वो भी अभी इस चीज को देखने के बाद अपना M4 लेके सियोन की तरफ ही धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। लेकिन इस समय सियोन अपने पास जो पिस्तौल है उसी से उसके सिर के ऊपर पट्टा से एक हेडशॉट मार देता है एंड इन दोनों का खेल यहीं पे खत्म कर देते हैं। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को वही हाई प्रीस्ट को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय अपने पास से एक डायरी को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ पे बेसिकली हर एक बच्चे के बारे में डिटेल्स में लिखी हुई थी। और अभी हाई प्रीस्ट इन सभी बच्चों का जो डिटेल्स है उसे अच्छी तरीके से देखने के बाद अपने ड्रॉयर के अंदर से एक और फाइल को बाहर की तरफ निकाल लेता है और ये फाइल सियोन के बारे में ही होता है। और इसी फाइल को देखते हुए अभी हाई प्रीस्ट कहने लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं इन सभी के अंदर इसका जो एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, मतलब ये इन सभी के अंदर सुपीरियर है। मैंने खुद इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन यह बच्चा कहीं पे खो गया, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप को डिसअपियर कर लिया और हमने इसे ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की। लेकिन जैसा कि बिना किसी पेरेंट्स के कोई भी बच्चा अपने एबिलिटी को यूज नहीं करता, इसके कारण ही हम लोगों को उसका कोई भी अटेंशन नहीं मिला। और मेरे हिसाब से वे अभी शायद से एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह ही जीवन यापन कर रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि वो अभी मारा जा चुका है। और हाई प्रीस्ट का ये कहते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हमें एक स्टूडेंट को एक दूसरे स्टूडेंट को बहुत ही जोर से पंच मारते हुए दिखाया जाता है और जो पंच मार रहा है उसका नाम होता है जोसेफ और जो पंच खा रहा है उसका नाम होता है हायून, जहाँ पे इस पंच को खाने के बाद हायून दर्द के मारे नीचे की तरफ गिर जाता है। और इसके साथ ही गुंगराते हुए कहता है कि फुचका, और फुचका का मतलब क्या है आप लोग समझ ही लो। तो इस समय हायून के मुंह से ये फुचका वर्ड सुनने के बाद जोसेफ हायून से पूछने लगता है, हे तुमने अभी क्या कहा। लेकिन इस समय जो हायून है वो डर के मारे अभी जोसेफ से कहने लगता है कि ना मैं तो बस ये कह रहा था, तुम्हारा पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और मैं इसे 15 पॉइंट देता हूँ। तो हायून के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी आसपास और जितने भी पुलिस थे उनमें से एक लौंडा बोलने लगता है कि क्या 15 पॉइंट, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। अभी तो साइड में से एक और मोटा लौंडा ये भी कहने लगता है 15 पॉइंट, जोसेफ तुम्हारा पंच दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। और ये कहने के साथ ही करके हंसने लगता है। इस वक्त हम लोग को हायून को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय गुंगराते हुए उठ खड़ा होने लगता है और अपने मन में ही इन सभी को गाली देने लगता है। इसी समय यहाँ पे जो जोसेफ है वो अभी दोबारा से हायून से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक किक मारता हूँ तो उसका पॉइंट काउंट करके बताना। लेकिन इसी समय जोसेफ को पीछे की तरफ धक्का देते हुए एक और लौंडा यहाँ पे आता है और आते ही कहने लगता है मैं भी हायून तुम्हें एक पंच मारूंगा। और ये कहने के साथ ही वो हायून के पास जाके धीरे से एक पंच मारता है और हायून से कहता है कि अब बताओ मेरा पॉइंट कितना है। लेकिन इस समय हायून वे लौंडे को गाली दे देता है, जो कि सुनने के बाद वे लौंडा अभी हंसते हुए कहता है क्या 52 पॉइंट, तो तुमने मुझे 52 पॉइंट दिए हो। लेकिन इस समय हायून दोबारा से वे लौंडे को गाली देता है। इस वक्त तो हम लोगों को जोसेफ को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय वे लौंडे का इस कारनामे की वजह से, मतलब उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए हायून के पास जाने की वजह से अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और इसके साथ ही कहने लगते हैं कि हे सियोन, हायून ने तुम्हें अभी गाली दिया है और लगता है हायून के पास जो पावर डिटेक्ट करने वाली मीटर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस समय जोसेफ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सियोन जोसेफ को गाली देते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हायून का जो मीटर है वो अभी भी मेरे पावर को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो जोसेफ है वो धीरे धीरे करके हायून के सामने आके खड़ा हो जाता है और हायून से पूछता है,
हायून तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये कहने के साथ ही अभी हायून के गाल पे जोर से एक चाटा मार देता है और इसके साथ ही अभी जोसेफ हायून से बहुत ही ज्यादा बैड तरीके से बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने अभी अभी हायून को एक हिट किया है और क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती है क्या? तो जोसेफ के पास से एक थप्पड़ को खाने के बाद सियोन अपने मुट्ठी को जोर से कास लेता है और कहता है कि सीरियसली जोसेफ? और इसके साथ ही तुरंत ही हंसते हुए दोबारा से अभी जोसेफ से कहने लगता है कि वाह ये तो एक सॉलिड हिट था, मैं तो इसे 1.5 लाख पॉइंट देता हूँ। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, जो बंदे बाहर से पढ़ के आते हैं उन लोगों की फिजिक्स बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो इस वक्त सियोन के मुंह से इन सभी तारीफों को सुनने के बाद जोसेफ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से जाते हुए अभी सियोन से कहता है कि बुद्धू कहेगा, बाद में जाके तुम मेरे लिए सिगरेट को खरीद के लेके आना। तो इस रिप्ले में सियोन कहता है कि हाँ लेके आऊंगा, वही लेके आना है ना मेंथॉल वाला। अभी जोसेफ जैसे यहाँ से चला जाता है वैसे ही अभी जो सियोन है दोबारा से बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि जोसेफ डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। और सच बोलो तो जोसेफ जब एक अमेरिकन की तरह बात करता है तब तो वो और भी ज्यादा कूल लगते हैं। सियोन अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय हम लोग को हायून को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय एक ही नजर से घुड़ घुड़ के सियोन की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में ही कहने लगता है सीरियसली इन जैसे चोमू को मैं तो अकेला ही मार सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त सियोन हायून के गर्दन को कस के पकड़ लेता है और हायून से कहता है कि सीरियसली क्या मेरा पंच 52 पॉइंट के लायक नहीं था? तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा, तुम समझ रहे हो ना? और इस वक्त सियोन का एक कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को हायून एंड सियोन को एक खाने के प्लेस में दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय सियोन ठुस ठुस के खड़ा होता है और इसके साथ ही अभी हायून से कहता है कि तुम आज मुझे खाने को खरीद के दो, क्योंकि मेरे पास जोसेफ की वजह से कोई भी पैसा नहीं बचा है। तो इस समय हायून को कोई भी रिप्ले ना देते हुए देखने के बाद सियोन अभी अपने मुंह को पोंछते हुए हायून से कहने लगता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये पैसों की बर्बादी है और इस जगह पे मेरे बदले में अगर जोसेफ होता तो तुम पैसे को पे कर देना। और ऐसे भी ये जो शॉप है इसका नाम देखो, ये तो तुम्हारे नाम से ही है। सच में आजकल तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग हो गया है। तो इस समय जो हायून है वो अभी सियोन से कहता है कि ना ये जगह और ये खाने का दुकान ये मेरी माँ का है। इसी समय यहाँ पे हायून की माँ भी आ जाती है और सियोन से कहती है कि ओह तुम हायून की फ्रेंड हो, खाओ खाओ, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो सियोन है वो अभी खाने को खाते हुए हायून से अभी पूछने लगता है कि इस दुकान की जो मालिक है वो तुम्हारी मदर है और इसी कारण ही उन्होंने इस दुकान की नाम तुम्हारे नाम से रखा है। तो इसके रिप्ले में हायून भी हमें अपना सिर हिलाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि मैंने मेरे जितने भी दोस्त है उन सभी से इस बारे में छुपाया, लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग इसके बारे में जान जाए तो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं इसके जैसे एक चोमू की वजह से पकड़ा गया हूँ। अभी जो सियोन है वो दोबारा से अपना शक्ल बनाते हुए अभी हायून से कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारी माँ के साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बात नहीं कर सकता। तो सियोन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद जो हायून है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने पास से अपने पेन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और अपने मन में ही कहने लगता है एक कमीना आखिरकार अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मेरी माँ के साथ झमेला करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए वो चीज सही नहीं रहेगा। हायून अपने मन में इस सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को सियोन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय हायून की माँ के सामने झुकते हुए अभी कहने लगता है कि आंटी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अभी तक आपको ग्रीडी नहीं किया, मैं हायून का दोस्त हूँ, मेरा नाम सियोन है। साइड में अभी हम लोग को हायून को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस वक्त अपने पेन को लेके पूरी तरीके से रेडी हो जाता है सियोन को मारने के लिए। लेकिन इस समय हायून जैसे देखता है कि सियोन मेरी माँ को ग्रीट कर रहा है तो हायून और कुछ नहीं करता है। अभी जो सियोन है वो अभी हायून की माँ को ये भी कहने लगता है तभी तो बोलूं ये जो दुकान है इसका नाम इतना ज्यादा यूनिक क्यों है। तो इस बात के रिप्ले में अभी हायून का जो माँ है वो भी हंसते हुए कहने लगता है हाँ, लेकिन हायून कभी कभी बोलता है कि इस नाम को चेंज करने के लिए। तो इस समय सियोन हायून से कहता है कि तुम्हें कुछ सीख लेना चाहिए, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। लेकिन इसी समय जो हायून है वो अभी जल्दी से सामने की तरफ आते हुए अभी अपने माँ से कहने लगता है कि हमें जल्दी से जाना है क्योंकि और भी फ्रेंड हम लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी हायून की जो माँ है वो इन लोगों के लिए और भी खाने को पैक कर देता है और इस चीज को देखने के बाद अभी सियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस समय जो हायून है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है कि नहीं मॉम, आपको ये सब कुछ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सियोन अभी हायून की माँ के पास से खाने के लेते हुए कहने लगता है कि आंटी क्या आप श्योर है कि आप इन सभी खाने को हम लोगों को देना चाहते हैं? तो इस बात के रिप्ले में अभी हायून की माँ कहती है कि हाँ लेके जाओ, क्योंकि मैं आज और ज्यादा इन सभी चीजों को सेल नहीं करने वाला हूँ और ऐसे भी हायून के जितने भी फ्रेंड है वो सभी मेरे बच्चे जैसा ही है। तो इस समय हायून के माँ के मुँह से इस बात को सुनने के बाद सियोन अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है और यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है कि ठीक है, तो हम सभी इस खाने को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। सियोन यहाँ से जाता उससे पहले हायून अभी सियोन को रोक लेता है और सियोन से कहने लगता है कि सियोन
तुम मुझे एक बात प्रॉमिस करो, तुम इसके बारे में जोसेफ और दूसरे कोई पर्सन को नहीं बताओगे। तो इस बात को सुनने के बाद सियोन यहाँ से जाते हुए हायन से कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगा और आंटी मैं अभी चलती हूँ। तो इस समय हायन की माँ अभी पीछे से सियोन से कहती है कि ठीक है बेटा, देख के जाना और अगली बार अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आना। तो इसके रिप्लाई में अभी सियोन कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं जब आऊंगा तब मैं अपने दोस्तों को लेके आऊंगा। लेकिन इस समय इन सभी बातों को सुनने के बाद जो हायन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, एकदम आग बाबूला होने लगता है और अपने माँ से कहने लगता है कि माँ मैंने कहा था ना इस सब कुछ ना करने के लिए, तो फिर भी आपने इस सब कुछ क्यों करा। तो अभी हायन को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखने के बाद हायन की माँ थोड़ा सा उदास होते हुए हायन से कहने लगती है कि आज पहली बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ देखा, इसलिए मैं खुश हो गई थी, तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर करना चाहती थी। तो प्लीज बेटा मेरे ऊपर इतना गुस्सा मत करो। तो इस समय हायन भी अपने माँ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने अंदर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में ही कहता है कि प्लीज माँ मेरे से माफी मत मांगो क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को खाने के ऊपर किसी को रुमाल को गिराते हुए दिखाया जाता है। अभी भी रुमाल को उठाते हुए अभी कहने लगता है व्हाट द फुचका, आखिरकार ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है ये तो जोसेफ होता है जो कि इस समय हायन की माँ की दुकान से लेके आया होता है और उसी खाने के ऊपर रुमाल को फेंकने के बाद कहने लगता है कि हायन ये तुम्हारी माँ की दुकान की खाना है जहाँ से मैं इसे लेके आया, लेकिन इस खाने के अंदर आखिरकार ये रुमाल क्या कर रहा है। और उसी रुमाल को अभी हायन के चेहरे पे रगड़ते हुए कहने लगता है कि मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। हायन क्या मुझे रिफंड मिलेगी? प्लीज यार हायन कुछ तो करो या फिर मुझे तुम्हारी माँ के पास जाके ये कहना होगा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो इस समय जोसेफ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी हायन पहली बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए जोसेफ से रिप्लाई में कहता है फ्रेंड, तुम और मैं हम क्या फ्रेंड है? तो इस बात को सुनने के बाद अभी जोसेफ भी बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और हायन से कहने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो? हम तो फ्रेंड है ना, हम लोग तो एक साथ ही रहते हैं। और ये बोलने के साथ ही अभी वो जो बाउल है उसे हायन के ऊपर ही फेंक देता है, मतलब जो खाना है उसे हायन के ऊपर ही फेंक देता है और कहता है मैं ये सब कुछ और सह नहीं सकता, मैं जाके इन सभी चीजों के बारे में तुम्हारी माँ से बताता हूँ। लेकिन इस समय ये मुंडा मतलब ये हायन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो इस वक्त अपने हाथ में जो पेन है उसे कस के पकड़ लेता है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो यही पे जोसेफ के अंदर इस पेन को घुसा देगा और जोसेफ को एकदम पानी पानी कर देगा। और होता भी ऐसा ही है। इस समय हायन अपने पेन को बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जोसेफ के गर्दन के पास लेके जाने लगता है, लेकिन अभी हायन पेन को गर्दन के बहुत ही ज्यादा नजदीक लेके रोक लेता है और अपने मन में ही अपने माँ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसकी माँ ये कही थी मैंने तुम्हें आज पहली बार तुम्हारे दोस्त के साथ देखा और इसी कारण ही मैं उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर करने के लिए ऐसा कुछ किया, तो मुझे माफ कर देना। अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जोसेफ हायन का एक कारनामा देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। लेकिन बेचारा हायन मतलब इतना चोमू बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, साले तूने नहीं मारा इसे, अब देख ये तुझे कैसे मारता है। और होता भी ऐसा ही है। अभी तो जोसेफ का टेम्पर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और बहुत ही गुस्से के साथ अभी हायन से कहता है कि व्हाट द फुचका, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और इस समय जोसेफ का एक कहते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी जो सियोन है वो भी क्लासरूम के अंदर आने लगते हैं, लेकिन इस समय वो सामने की तरफ जो नजारा है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत सारे कॉप्स और जो टीचर लोग है वो भी होते हैं और सामने की तरफ जो खिड़की है वो भी टूटी हुई होती है। इस वक्त तो हम लोगों को नीचे की तरफ फ्लोर में हायन का चश्मा भी देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ का जो हालात है उसे देखने के बाद आप लोग तो थोड़ा थोड़ा करके अंदाजा लगा सकते हो कि जोसेफ ने हायन के साथ आखिरकार क्या किया है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को उसी सीन को दिखाया जाता है जब जोसेफ ने हायन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्लास के अंदर जोसेफ ने सभी के सामने हायन को 15 मिनट तक एक पागल कुत्ते की तरह पीटा था और इतने देर तक कुत्ते की तरह पीटने के बाद जब जोसेफ का मन नहीं भरा तब वो हायन को खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया और हायन एकदम सीधा जाके खिड़की की जस्ट नीचे जो एक पत्थर है उसके ऊपर ही एकदम सीधा जाके गिरे। और हम लोगों को अभी ये दिखाने के साथ ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक टूटा फूटा बिल्डिंग को दिखाया जाता है। उसके अंदर अभी हम लोग को कुछ लौंडे और तो और उसके साथ जोसेफ को भी देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जोसेफ इन लोगों से ये कहने लगता है कि तुम लोग ये बयान देना कि तुम लोग खेलते खेलते जोसेफ को ऐसे ही धक्का मार दिए जिसके कारण जोसेफ ऊपर से नीचे गिर गया। तो ये सुनने के बाद अभी सामने की तरफ से वे सभी लौंडे ये कहने
कहने लगता है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो अभी जोसेफ इन सभी से कहने लगता है कि अरे यार तुम सभी ऐसे मत बोलो, और ऐसे भी मैं मेरे डैड के साथ बात किया है, उसने कहा है कि इस केस के लिए उसने कोरिया के अंदर हाई क्वालिटी एक लॉयर को हायर किया है, और ऐसे भी मेरे एज की वजह से मेरे ऊपर जो जुवेनाइल लॉ है वो लागू नहीं होता, और इसी कारण ही तो मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ इस मामले में मेरी हेल्प कर दो, और जाके कहो कि तुम लोगों ने हायन को पुश किया। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग समझ रहे हो ना। तो इस समय जोसेफ को मुंह से इन सभी बातों को छोड़ने के बाद सामने की तरफ से एक लौंडा जोसेफ से अभी ये कहने लगता है कि लेकिन फिर भी अभी भी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, हमें ये तो समझ में आ गया कि जुवेनाइल लॉ की वजह से हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर जितने भी डैमेज हुए हैं उन सभी के कारण हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो वह लौंडे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी जोसेफ उसे कहने लगता है बिल्कुल नहीं, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्रवाई कराने के लिए किसी को तुम लोगों के खिलाफ फाइल दर्ज तो करना होगा, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, और ऐसे भी मैं इस काम को तुम लोगों को फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस काम के लिए मैं तुम लोग को पे करूंगा। और ये बोलने के साथ ही इस समय जोसेफ अपने पैरों से जो सूटकेस पड़ा हुआ था उसे ओपन कर देता है, जहाँ पे हमें अभी सूटकेस के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पैसे को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे अभी जोसेफ इन सभी से कहता है कि जो भी मेरी मदद करेगा उन हर एक के लिए 10 मिलियन वॉन, सही है ना। तो अब बताओ तुम में से किसको पता है कि हायन कहाँ पे रहते हैं। और इस समय जोसेफ का एक कहते ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को हायन की माँ को फुट फुट के रोते हुए देखने के लिए मिलती है, एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ बस हायन का जो कंडीशन होके रखा है उसकी वजह से होता है। अभी तो हम लोग को इसी बिल्डिंग के नीचे जोसेफ को भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके हाथ में बेसिकली अभी हथियार भी होता है, और जोसेफ अभी अपने पीछे एक लौंडे से पूछने लगता है तो बताओ हायन कौन सी फ्लोर में रहता है। तो वह लौंडा जवाब देता है कि 5th फ्लोर में। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जोसेफ और जोसेफ के साथ बहुत सारे साथी एक साथ लिफ्ट की तरफ ही जाता है, लेकिन जो लिफ्ट है वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी ऐसा भी तय करता है कि लिफ्ट छोड़ के सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। तो इस समय फिर सभी प्लान के मुताबिक एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन इस समय जोसेफ जैसे 5th फ्लोर के बहुत ही ज्यादा करीब आता है तो वो देखता है कि ऊपर की तरफ लिफ्ट का जो दरवाजा है उसके अंदर वो आग निभाने वाला क्या होता है, फायर कैन कुछ तो होता है, वो फंसा हुआ है। तो इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इस समय तो हम लोग को इसी जगह पे सियोन को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय जोसेफ से कहता है क्या हुआ, तुम लोगों ने तो आने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी है, सच में तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत देर तक वेट करवाया। तो अचानक से इस जगह पे सियोन को देखने के बाद जोसेफ बहुत ज्यादा शॉक होते हुए सियोन से अभी पूछने लगता है सियोन आखिरकार तुम यहाँ पे। जोसेफ के पीछे से अभी एक लौंडा ये कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग, तुम भी हमारे साथ ही आए हो ना। तो इस समय सियोन अपने जगह से उठ खड़ा होते हुए जोसेफ से कहने लगता है मैं तुम्हें पास 2 चीज ही पूछूंगा, तो जल्दी जल्दी जवाब देना। पहला है कि हायन की माँ की दुकान के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, और ऐसे भी ये जो जगह है ये मेरा एक सीक्रेट स्पॉट है। तो सियोन के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जोसेफ अभी सियोन से कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तब भी तो बोलूं उस दिन मैंने तुम्हें सिगरेट को लेके आने के लिए बोला था, लेकिन तुम आए ही नहीं। तो इस समय हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि हायन की माँ ने सियोन को जितने भी खाना दिए थे उन सभी खाने को सियोन ने अपने आसपास बहुत सारे गलियों के बच्चे को खिलाया था। इस वक्त तो हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिलते हैं कि हायन जब अपने माँ के साथ सियोन को इतना ज्यादा खाना देने की वजह से आर्गुमेंट कर रहे थे, उस वक्त जोसेफ भी साइड से देख लेता है कि हायन की माँ की एक दुकान है। और इन सभी चीजों के साथ अभी दोबारा से सीन अभी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे इस समय सियोन सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हुए अभी जोसेफ से पूछने लगता है मेरा सेकंड सवाल, आखिरकार तुम सभी यहाँ पे किस कारण के लिए आए हो। तो इसके जवाब में अभी जोसेफ कहता है कि ऑब्वियसली इसका पास एक ही कारण है, हायन की माँ हम लोगों के खिलाफ फाइल दर्ज करके यहाँ पे शांति से सो रही है। और ऐसे भी सियोन तुम यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम पे आए हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे इन सभी हरकतों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले से ये सब कुछ नोटिस नहीं किया कि तुम हमेशा से जो हायन है उसे बुली करने का ढोंग करते हो, लेकिन एक्चुअली में तुम तो हमेशा से हायन को डिफेंड करते हुए आए हो, और तुमने शायद से मुझे अब तक एक सच्चा आदर्श माना होगा। और इस वक्त जोसेफ का एक कहते ही अभी सियोन जो फायर एक्सटिंक्शन फ्लैग से उसे पकड़ते हुए कहता है कि हाँ बस मेरे लिए इतना ही जानना ठीक है। तो इस समय देखते देखते जोसेफ भी अपने हाथ में जो बैठे उसके माध्यम से बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इस समय जो सियोन है वो अपने हाथ में जो फ्लैग से उसके अंदर से एक नोजल को बाहर की तरफ निकाल लेता है, और फ्लैक्स के अंदर जो पाइप लगा हुआ था उसके मुंह को अभी इन लोग की तरफ काट के ऑन कर देता है, जिसके कारण देखते देखते यहाँ पे फ्लैक्स के अंदर से गैस अभी बाहर की तरफ आने लगते हैं, जिसके कारण अभी देखते देखते यहाँ पे सब कुछ एकदम धुआं धुआं हो जाता है। जोसेफ एंड उनके साथी को अभी घंटा भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता है,
लेकिन इस समय जो सियोन है वो बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ उसी फायर एक्सटिंक्शन को जोसेफ के मुंह के ऊपर दे मारता है, जिसके कारण जोसेफ अभी सीढ़ियों से नीचे की तरफ लुढ़कते हुए गिरता है और अपने सामने जितना भी लौंडा है उन सभी को साइड में काटते हुए कहता है, तुम कमीने साइड में हट जाओ। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने हाथ में जो बैट है उसे पकड़ के दोबारा से सीढ़ियों से अभी सियोन की तरफ ही जाने लगता है और ऊपर की तरफ सियोन बहुत ही आराम से धुएं के अंदर जोसेफ के जितने भी साथी है उन सभी को एक कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं। और इस समय जोसेफ जैसे अपने हाथ में जो बैट है उसके माध्यम से सियोन के ऊपर अटैक करता है, तो सियोन अपने हाथ में जो फायर एक्सटिंक्शन है उसके माध्यम से जोसेफ का ये जो अटैक है इसे ब्लॉक कर लेता है और तुरंत ही नीचे की तरफ झुकते हुए जोसेफ के पाँव में फायर एक्सटिंक्शन के माध्यम से बहुत ही जोर से अटैक कर देता है। एंड ऑब्वियसली ये अटैक इतने जोर से होता है कि यहाँ पर जोसेफ को अपनी नानी याद आ जाती है। जोसेफ अभी बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा पाँव, लगता है मेरा पाँव टूट गया है। और चिल्लाते चिल्लाते अभी जोसेफ धड़म करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरता है और ऊपर से इस समय सियोन नीचे की तरफ जोसेफ की तरफ ही आते हुए जोसेफ से कहने लगता है, तुम्हारे पाँव में अटैक करने की वजह से अभी जो आवाज निकली थी उसे सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि तुम्हारा पाँव वो टूट चुका है और अभी के लिए तुम चल नहीं सकते हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अभी जोसेफ कतराते हुए कहने लगता है कि मेरा पाँव, तुम सियोन, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो। तो इस समय सियोन अपने हुडी को नीचे की तरफ करते हुए जवाब में कहता है कि बच्चे को हमेशा से 3 प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। और ये बोलने के साथ ही इस समय सियोन कहानी के शुरू में वो जो हेड प्रीस्ट थे उसने जो 3 प्रिंसिपल कहे थे, सियोन भी अभी वही 3 प्रिंसिपल को कहने लगता है और इसके साथ ही अपने पंच में ताकत को इकट्ठा करके जोसेफ के चेहरे पे बहुत ही जोर से मार देता है। इस वक्त तो जोसेफ के साथ जितने भी चेला चामुंडे आए थे वो सभी सियोन के मुंह से इस तरीके की बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए एक दूसरे से पूछने लगता है, आखिरकार सियोन किस बारे में बात कर रहा है। अभी तो हम लोग को जोसेफ को भी देखने के लिए मिलते हैं जिसका चेहरा अभी एक बंदर की तरह हो गया था। जोसेफ अभी अपने हाथ को जोड़ते हुए सियोन से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि प्लीज प्लीज सियोन मुझे माफ कर दो, मैं और इस तरीके का काम और कभी नहीं करूंगा। लेकिन इस समय जो सियोन है वो जोसेफ की उसी उंगली को पकड़ के उसे पूरी तरीके से मोड़ के तोड़ देता है। एंड ऑब्वियसली इसके कारण अभी जोसेफ को बहुत ही ज्यादा पीड़ा फील होता है। जोसेफ अपने उंगली को पकड़ते हुए अभी जोर जोर से गुंगराने लगता है और इसी समय सियोन रिवील करता है कि हायन की जो माँ है उन्होंने ये कहा था कि हायन के जितने भी दोस्त थे वो सभी मेरे बच्चे जैसा ही। तो इसी कारण ही जो सियोन है उसी दिन से ही हायन की माँ को अपनी माँ मानता है। हमें दोबारा से सियोन को दिखाया जाता है जो कि इस समय इन सभी बातों को जोसेफ को बताने के बाद अपने प्यारों से जोसेफ के सिर के ऊपर बहुत ही जोर से एक लात मारता है। एंड इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को वही जगह का सीन दिखाया जाता है जैसे कि हम लोग को कहानी के शुरू में दिखाया गया था। और इस जगह पे अभी वो नाना के हाई प्रीस्ट से कहने लगती है कि आपके लिए कोरिया से फोन आया है। सुनने के बाद हाई प्रीस्ट अभी पूछने लगता है किसने किया है। तो नान बताती है कि कोरिया में जो व्हाइट टाइगर वर्क फोर्स है वहाँ से किए है। तो यह सुनने के बाद अभी हाई प्रीस्ट भी फोन को ले लेता है और पूछने लगता है, हेलो कौन बोल रहा है और किस कारण के लिए फोन करे हो। तो सामने से एक लौंडा बोलता है कि डायरेक्टर, लगता है हमने उसे ढूंढ लिया है जिसका कोड नेम सियोन है, वही डेड मेंशन का सुपीरियर सियोन, वो अभी कोरिया में है। और वह पर्सन का एक कहते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को सियोन के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। तो वो सब कुछ जान के आप लोग क्या ही करोगे और ऐसे भी वो सब कुछ आगे आगे एक्शन में दिखाया जाएगा तो उसमें ज्यादा मजा है। तो बैक टू द स्टोरी, अभी हम लोग को दोबारा से वही हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि इस समय सोचते हुए कहने लगता है, 5 साल इस घटना को घटे हुए पूरे 5 साल हो गया है। मुझे तो ये भी लगा कि सियोन वो तो अभी मारा जा चुका है। और ये सोचने के साथ ही अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, फादर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से वह बच्चा दोबारा से लौट के आया। और ये बोलने के साथ ही अभी हाई प्रीस्ट अपने साइड में जो नान है उसे बोलने लगता है कि रैचेल तुम कोरिया में जाओ और तुम उसे यहाँ पे लेके आओ और इस काम को करने के लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना ही क्यों ना पड़े तुम वो सब कुछ करो। तो अभी हाई प्रीस्ट के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये नान, जहाँ पे इसका नाम बेसिकली रैचेल बताया गया है तो अभी से इसका नाम रैचेल ही बोलेंगे और नान नहीं बोलेंगे। तो रैचेल अभी रिप्ले में कहती है कि ठीक है तो मैं जो प्रोसीड्योर है उसे चालू कर देती हूँ। और ये बोलते टाइम रैचेल अभी अपने ऊपर से नान की जो ड्रेस है उसे उतार देती है। तो इस वक्त हम लोगों को रैचेल की एक बहुत ही ज्यादा कूल लुक देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय रैचेल एटीट्यूड के साथ बोलती है कि और अगर इस काम को करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अपनी फोर्स को यूज करूंगी। तो रैचेल के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हेड प्रीस्ट रैचेल से कहने लगते हैं कि एक बात याद रखना, उसे यहाँ पे लेके आने के टाइम पे ज्यादा चोट मत पहुंचाना और हाँ तुम अपने बंदूक को यहीं पे छोड़ के जाओ, नहीं तो ये चीज एक बहुत ही बड़ी ओवर रिएक्ट हो जाएगी। और इस वक्त हाई प्रीस्ट का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक पर्सन को अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए किसी से माफी मांगते हुए दिखाया जाता है
तो अभी हमें ये जानने के लिए मिलते हैं ये जो पर्सन है ये जोसेफ का फादर होता है और इस समय ये हैवन की माँ की दुकान के सामने आके माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि हमने हमारे बच्चे को अच्छी तरीके से परवरिश नहीं किया। मैं हैवन के जितने भी मेडिकल खर्च है वो सब कुछ पे कर दूंगा और तो और हैवन का जो मेंटल केयर है उसे भी रखूंगा और तो और तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो उसे भी फुलफिल करूंगा। तो इस समय हैवन की माँ जोसेफ के डैड से कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करके कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, एक सिंगल एपोलॉजी इससे वो सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो इस समय हैवन की माँ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद जोसेफ के डैड अभी वो उठ खड़ा हो जाता है और पीछे की तरफ पलटते हुए बोलता है कि वेल ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अपने रुमाल से अपने नाक को बंद करते हुए दोबारा से हैवन की माँ को बोलता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ जो एफिशिएंसी है वही एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसे कि मुझे करना चाहिए, लेकिन तुम्हें देख के ये तो अंदाजा लग रहा है कि तुम मुझसे समझौता नहीं करने वाली हो, तो फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। और तो और इन सभी के अलावा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसे कि मैं कर सकता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं उन सभी कामों में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। मतलब इस समय जोसेफ का जो डैड है वो एक तरीके से हैवन की माँ को धमकी देने लगता है और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी जोसेफ का डैड गाड़ी लेके यहाँ से जाने लगता है और कार के अंदर किसी से कहने लगता है कि मैं उस जगह पे सही से तो सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन वह महिला उस जगह पे कैसे बिजनेस को कर रही है, एक काम करो वो बिल्डिंग है ना उसे गिरा दो और वहाँ पे एक न्यू बिल्डिंग खड़ी कर दो। और ये बोलने के साथ ही अभी दोबारा से अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए अभी दोबारा से ड्राइवर से पूछने लगता है कि लेकिन वो जो बच्चा है ना जो कि जोसेफ के साथ वो सब कुछ क्या है, उस बच्चे का खबर क्या है। तो इस समय ड्राइवर कहने लगता है कि हाँ जो असिस्टेंट है वो इस काम को संभाल रहा है और शायद से वो अभी इस काम को कंप्लीट कर दिया होगा। और ड्राइवर का ये कहते ही अभी हम लोग को जोसेफ के फादर को एक हॉस्पिटल के सामने रुकता हुआ दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पे शायद से जोसेफ भर्ती होकर रखा है। और इसी हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों को एक बेड कीपर जोसेफ को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि समय अपने आप ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि वो कमीना सियोन, मुझे पहले से लगा कि उसके अंदर कुछ तो अलग बात है, वो हमेशा से हम लोगों से कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश करता है। और अभी जैसे ही जोसेफ का फादर कमरे के अंदर आते हैं तो इस समय जोसेफ अपने फादर से कहने लगता है वो बच्चा कुछ 3 प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि आजकल के टाइम पे बच्चे लोग मान के चलते हैं फादर क्या आपको इन सभी चीजों के बारे में कुछ पता है। तो इस समय जोसेफ का फादर जोसेफ को चुप होने के लिए बोलता है और इसके साथ ही साइड में जो नर्स है उनसे बोलते हैं कि मिस क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो इस समय वो नर्स जैसे बाहर की तरफ जाने लगती है तो इस समय जोसेफ बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हुए कहने लगता है कि फादर वो कमीना, लेकिन इससे आगे और कुछ कहता। अभी जोसेफ का फादर जोसेफ को कस के एक थप्पड़ मार देता है और इसके साथ ही अभी जोसेफ से कहने लगता है जोसेफ तुम्हें पता है मैं किस चीज के कारण बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा हूँ, मुझे इन सभी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्कूल में जाके बच्चे को बुली करते हो और तुम्हारी बुली के कारण ही बच्चे खिड़की से जंप करते हैं, लेकिन तुम अगर उसके घर को पूरी तरीके से फिनिश करना चाहते थे तो तुम्हें इस काम को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए था। और ये कहने के साथ ही अभी दोबारा से अपना भूत सा शकल बनाते हुए जोसेफ से कहने लगता है कि कोई भी काम करने के लिए जो बेसिक चीज है वो है कि तुम्हें कभी भी एक ही चीज को दोबारा दोहराना नहीं है और शायद से तुम्हें इस चीज से प्रॉपर्ली एक ज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से जो बड़े लोग हैं वो काम को हैंडल करते हैं। और जोसेफ का फादर का एक कहते ही अभी हम लोग को सियोन को दिखाया जाता है जैसे कि अभी कोई बहुत ही जोर से छाती पे एक लात मारा होता है और इस लात की वजह से अभी सियोन 3 हाथ दूर जाके धड़ाम करके गिरता है। और अभी देखते देखते अभी 2 लौंडे मिलके सियोन के दोनों हाथ पकड़ के सियोन को उठ खड़ा कर देता है और जो पर्सन अभी ये लात मारा होता है वो अभी अपने हाथ में एक हैंड ग्लव्स को पहन लेता है और वो पर्सन अभी सियोन के सामने आके सियोन से उसी हैंड ग्लव्स वाले हाथों से जोर से एक थप्पड़ मार देता है। और शायद से इसी तरह भी पर्सन सियोन को बहुत ही ज्यादा धोता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। तो हम लोग को कुछ देर बाद सियोन को जमीन के ऊपर पड़ा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे वही पर्सन अपने हाथ से अभी हैंड ग्लव्स को उतारते हुए कहने लगता है कि ओहो हो तुमने ये सब कुछ आशा नहीं किए थे ना कि बाद में जाके ये सब कुछ इस तरीके से होगा, और तुमने जिस तरीके से अपने सेम एज के 4 बच्चे को पीटे थे वो सब कुछ हमारे जैसे बड़े लोगों के ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। और ये कहने के साथ ही अपने हैंड ग्लव्स को सियोन के सिर के ऊपर फेंक देता है और जो यंग मास्टर है वो तुम्हारी वजह से आधा क्रिपल हो गए। और क्रिपल का हिंदी मतलब शायद से अपाहिज ही है, मतलब वही चीज जो अंधा लंगड़ा खोड़ा बहरा ऐसा होते है ना। तो इसी समय हम लोग को दोनों गार्ड में से एक गार्ड को सियोन के हाथ को पकड़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे अभी वही पर्सन सियोन के सामने आके अभी सियोन के हाथ के ऊपर अपने पैरों को रखते हुए कहता है तो तुमने जैसा कि हम लोगों के यंग मास्टर के साथ किया है तो अभी हम तुम्हारे साथ भी करने वाले हैं। और ये कहने के साथ ही अभी जोर से उसके हाथ के ऊपर प्रेशर दे देता है जिसके कारण अभी सियोन बहुत ही जोर से चिल्लाता
आता है और इस सब कुछ करने के बाद ही वे पर्सन अभी यहाँ से जाते हुए सियोन से कहता है कि तो देखा, इस तरीके से हम बड़े लोग हर एक चीज को हैंडल करते हैं। और अभी देखते देखते शाम हो जाता है। हम लोग को अभी सियोन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी उसी पर्सन की तरह ही एक्टिंग करते हुए और अपने हाथ का जो कोनी है उसे पकड़ते हुए अभी कहने लगते हैं, देखा हम बड़े लोग किस तरीके से हर एक चीज को हैंडल करते हैं। और ये बोलने के साथ ही अभी जो सियोन है वो अपने हाथ को दोबारा से सही कर लेता है और बोलता है डैमेज कहीं का। इवन तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि एक टूटा हुआ हड्डी और जो डिसलोकेटेड जॉइन है इन दोनों में फर्क क्या है। और तो तुम लोगों ने अभी जो कुछ भी किया है वो तो रैचल की पनिशमेंट के थोड़ा सा भी करीब नहीं आते हैं। और रैचल मतलब वही बम की बम बम लड़की मतलब वही नान जो नान है ना। लेकिन इस समय सियोन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगते है कि लेकिन जो चीजें है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बदतर होते जा रहा है, क्योंकि और तो मैं बिना किसी परमिशन के वो जो 3 प्रिंसिपल है उसकी वजह से मेरे पावर को यूज भी नहीं कर सकता। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी जो सियोन है वो अपने बैग को पकड़ते हुए अभी गलियों से बाहर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन इसी समय सियोन को हायन की माँ भी देख लेता है और बोलने लगती है, सियोन तुम यहाँ पर, लेकिन तुम्हारी चेहरा इस तरीके का क्यों लग रहा है। तो इस समय सियोन भी हायन की माँ को देखने के बाद बोलने लगता है हेलो, और अपने मन में ये बोलता है कि अरे यार चीजें और भी ज्यादा ट्रैवलसम हो रहा है। और सियोन का ये बोलते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को सियोन को इस वक्त हायन की माँ की जो रेस्टोरेंट है मतलब खाने का ढाबा जो भी है उसके अंदर बैठा हुआ खाते हुए देखने के लिए मिलते हैं। इसी समय हायन की माँ और भी ज्यादा खाने को लेके आते हुए अभी सियोन से बोलने लगती है कि सियोन तुम्हें उतना भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम पेट भर के खाने को खाओ। तो इस समय हायन की माँ की इस बात की वजह से अभी जो सियोन है उसे एक कमांड मिल जाती है कि इस वक्त सियोन को पेट भर के बहुत सारे खाने को खाना है। तो इस वक्त सियोन भी ऐसा ही करता है, वो ठूस ठूस के खाने को खाने लगता है। अभी हायन की जो माँ है वो बोलती है कि अरे थोड़ा धीरे खाओ और थोड़ा पानी भी पी लो, नहीं तो गले में अटक जाएगा। तो इस समय हायन की माँ के आदेश अनुसार सियोन अभी ठूस ठूस के पानी भी पीने लगता है। और देखते देखते जितना भी खाना था उन सभी को अच्छी तरीके से ठूसने के बाद अभी सियोन हायन की माँ को थैंक यू बोलता है। तो इसके जवाब में अभी हायन की माँ किसी एक डिश को काटते हुए अभी कहती है कि हाँ मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तो इस समय सियोन हायन की माँ से हायन का जो हालात है उसे पूछने लगता है। तो इस समय हायन की माँ रिप्लाई में बोलती है कि हाँ हायन अभी सही सलामत है और तो हायन का जो सर्जरी है वो भी सही सलामत हुआ। डॉक्टर ने कहा कि हम लोगों को हायन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा। और तुम्हें पता है हायन अभी भी कितना ज्यादा टफ है, इवन वो अभी भी एक हार्ड टाइम से गुजर रहा है। तो इस समय सियोन कहता है हायन जल्दी इससे बाहर आ जाएगा। तो इस समय हायन की माँ रोते हुए अभी कहने लगती है मेरा बच्चा अभी इस हालत में है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उन सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हूँ और मेरे दिल में जो दर्द है मैं उस बच्चे के बाप को मार के 2 टुकड़े कर देना चाहता हूँ। और इस समय सियोन इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनने लगता है। और इसके साथ ही अभी जैसे हायन की माँ पीछे की तरफ घूम के सियोन से कहने लगता है कि सियोन मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। लेकिन इस समय वह देखता है कि सियोन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और इस सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, मतलब बेसिकली ये जोसेफ का ही घर होता है। और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी जोसेफ का फादर अपने हाथ में वाइन को लेते हुए सभी से कहने लगते हैं कि तुम सभी आजकल बहुत ही हार्ड काम कर रहे हो। और इसके साथ ही सभी को अभी भाषण देने लगता है, तो मैं वो सब कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। इसी वक्त हम लोग को यहाँ पे सियोन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक वेटर के भेष में यहाँ पे आ गया होता है। और इसके साथ ही एक मोटा सा पर्सन से पूछने लगता है सर आपको क्या वाइन चाहिए। तो इस समय वे पर्सन बोलता है हाँ मेरे ग्लास में भर दो। लेकिन इस समय सियोन जो वाइन की बोतल है उसे उस पर्सन के चेहरे पे जोर से मार देता है, और जोर से नहीं बहुत ही जोर से मारा होता है, जिसके कारण अभी वे पर्सन उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है। और इस समय जो सियोन है वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि क्यों भाई आ गए स्वाद। इस वक्त सियोन के ऊपर पीछे से एक और लौंडा अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो इस समय सियोन अपने हाथों में जो कांचों का 2 मग है उसे उसके हाथों की तरफ फेंक के मारता है, और वो 2 मग जाके वे पर्सन के हाथों पर जाके अटक जाता है। और इस वक्त सियोन उसी हाथों में बहुत ही जोर से एक किक को लॉन्च कर देता है, और देखते देखते अपने पास जितने भी स्पून थे उन सभी को अपने हाथ में पकड़ के अपने और बढ़ता हुआ और जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर फेंक के मारता है। और ये तीनों स्पून जाके सामने की तरफ 3 पर्सन के आंखों में जाके चुप जाता है। तो इस समय यहाँ पे इतना ज्यादा शोरगोल होता हुआ देखने के बाद एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है हे वहाँ क्या हो रहा है, इतना ज्यादा शोरगोल क्यों आ रहा है। अभी पीछे की तरफ एक पर्सन चिल्लाते हुए किसी से एक कहता है कि जल्दी से लाइट्स को ऑन करो। और वे पर्सन का कहते ही जैसे यहाँ पे लाइट को ऑन किया जाता है तो इस समय दिखाया जाता है कि यहाँ पे चारों ओर इधर उधर लाशें बिखरा हुआ होता है, जिसे कि देखने के बाद बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तो और जो सियोन है उसे इधर उधर करके ढूंढने लगता है। एक पर्सन तो ये भी कहता है कि जल्दी से अच्छी तरीके से इधर उधर ढूंढो, क्योंकि इतना जल्दी वे लौंडा
यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं किया होगा। इस समय तो हम लोगों को ऊपर की तरफ जोसेफ के फादर को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय इन सभी चीजों को देखने के बाद और सियोन का नाम सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इसी समय हम लोगों को एक टेबल के नीचे सियोन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने आप को वहाँ पे छुपा लिया होता है और इस वक्त सियोन अपने हाथ में तो एक नाइफ को भी पकड़ा होता है और देखते ही देखते अभी सियोन बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ अपने हाथ में जो नाइफ है उसके माध्यम से यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी के पाँव में बहुत ही जोर जोर से काट मार देता है। मतलब इन सभी को पूरी तरीके से अपाहिज कर देता है और इतना भयंकर एक अटैक करने के बाद अभी सियोन अपने मन में ही जो हायुन की माँ है उसने क्या क्या कही थी उन सभी बातों के बारे में सोचने लगता है। इसी वक्त पीछे से तो आवाज आने लगती है, मेरे पाँव में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सियोन यहीं पे नहीं रुकता है, उसके और जितने भी लौंडे आ रहे थे उन सभी को अभी जो टेबल के ऊपर कवर है उसे उतार के उन लोगों के ऊपर फेंके मारता है और बहुत ही फुर्ती के साथ टेबल समेत उन लोगों के ऊपर कूद जाता है और उनमें से एक पर्सन के ऊपर बहुत ही जोर से किक मार देता है। इस समय तो सियोन ये भी नोटिस करता है कि सियोन के पीछे से कोई उसके ऊपर एक नाइफ को थ्रो करता है, जिससे कि सियोन किसी भी तरह डॉज कर लेता है और वो नाइफ जाके सामने की तरफ एक पर्सन के मुंडी पे जाके लगता है और शायद से वह पर्सन वहीं पे मारा जाता है। अभी हम लोग को देखने के लिए मिलते है कि जिसने अभी सियोन के ऊपर नाइफ से अटैक किया होता है वो तो वही है जो कि सियोन को पहले भी पीटा था। और अभी ये पर्सन अपने हाथ में दोबारा से हैंड ग्लव्स को पहनते हुए अभी सियोन से कहने लगता है कि अरे बच्चे, मैंने तो ये सोचा था कि मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ दिया, लेकिन तुम तो सही सलामत हो। कोई ना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन इस समय सियोन बहुत ही फास्ट आके अभी उसके हाथ को पकड़ लेता है और देखते देखते बहुत ही फास्ट वह पर्सन के चेहरे पे एक मुक्के को भी मार देता है। लेकिन सियोन यहीं पे नहीं रुकता है, वो दोबारा से उसी पर्सन के हाथ को अपने हाथों के अंदर फंसा लेता है और कहने लगता है कि हे, तुम अच्छी तरीके से देखो कि किस तरीके से एक हाथ को तोड़ा जाता है। और ये बोलने के साथ ही अभी सियोन उसके हाथ को वहीं पे तोड़ देता है, जिसके कारण अभी भी पर्सन एक पागल कुत्ते की तरह दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। इसी वक्त ऊपर से सियोन के ऊपर जोसेफ का फादर गोली चला देती है, लेकिन जोसेफ का फादर का निशाना इतना खराब होता है कि वो तो सियोन के ऊपर अच्छी तरीके से निशाना भी नहीं लगा पाता, साइड में मारता है। देख के तो यही लग रहा है कि शायद से बचपन में कंचे से नहीं खेला है। तो अभी गोली को चलाने के बाद अभी जोसेफ का फादर कहने लगता है कि सच में इतने दूर से गोली को चलाना ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो इस समय नीचे की तरफ से सियोन अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए अभी जोसेफ के फादर से कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहे हो, इतने दूर से एक प्रो को भी गोली चलाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जोसेफ का फादर अभी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हुए जोसेफ के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें गोली चलाने के बारे में सब कुछ पता है, क्या तुम एक प्रो बच्चे हो? और तो मैंने तो ये भी सुना था कि कोरिया के अंदर कुछ दल है, क्या तुम उनमें से एक हो? तो इस समय सियोन कहता है कि दल? ना बाबा, मैं तो इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बस जो हाइन स्नैक शॉप है उसी से ही रिश्ते रखता हूँ। तो सियोन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद जोसेफ का फादर कहने लगता है कि हाइन स्नैक शॉप वही है ना जो कि वो मिट्टी जैसी गंदी वाली जगह पे है? ओ, आप मुझे समझ में आया। तो बताओ, आखिरकार वो जो महिला है उसने तुमसे क्या कही है? क्या उसने तुम्हें ये कहा है कि मुझे मारने के लिए या फिर मेरे साथ कुछ और ही करने के लिए कही है? तो इस बात के जवाब में अभी सियोन कहता है ना, उसने ये कही है कि मुझे तुम्हें 2 पीसेस में भाग करना है। तो सियोन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद जोसेफ का जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? लेकिन इतने में ही जोसेफ अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ जोसेफ के फादर के हाथों में दे मारता है, जिसके कारण अभी उनके हाथों से जो बंदूक थे वो भी अभी हवा में उड़ने लगता है। अभी जोसेफ की फादर इसके वजह से डिसबैलेंस होकर गिर रहा था, लेकिन इसी समय वो सियोन के कॉलर को पकड़ लेता है और अपने आप को संभाल लेता है और इसके साथ ही सियोन से पूछने लगता है कि क्या वो इस तरीके से रिवेंज को लेने के लिए बोला? तो इस समय सियोन कहता है ना, ये कोई रिवेंज नहीं है, ये तो बस उनकी पे बैक है। और ये कहने के साथ ही अभी जोसेफ की फादर की चेहरे पे बहुत ही जोर से कस के एक पंच को दे मारता है। और अभी आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो ये जो पंच है इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। पंच की वजह से जोसेफ का जो फादर है उसके नाक से भी खून बाहर की तरफ आने लगता है और इस वक्त हम लोग को जोसेफ के फादर के मुंह से एक दांत को भी ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाया जाता है और सियोन के एक ही पंच में जोसेफ का फादर यहीं पे नॉकआउट हो जाता है। मतलब ऐसी जगह पे नॉकआउट होता है कि उनके सिर के ऊपर ही एकदम सीधा एक झाड़ बत्ती भी लगा हुआ होता है। अभी तो जोसेफ का फादर ये भी कहने लगता है कि किसी भी चीज को इस तरीके से छोड़ देना ये बहुत ही ज्यादा गलती होगा, मैं कभी भी एक चीज को दोबारा से नहीं दोहराता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। मतलब बेसिकली अभी जोसेफ का जो फादर है वो ये सोच रहा होता है कि सियोन उसे इस तरीके से छोड़ के जाएगा, लेकिन इस समय सियोन अपने हाथ में बंदूक को उठा लेता है और ऊपर की तरफ जो झाड़बाती है उसमें फायर कर देता है। एंड ऑब्वियसली इस फायर की वजह से झाड़बाती जिस एंगल से जुड़ा हुआ था वो एंगल भी टूट जाता है और देखते देखते झाड़बाती अभी ऊपर से एकदम सीधा जोसेफ के फादर के ऊपर ही गिरता है और जोसेफ का फादर का खेल यहीं पे खल्लास हो जाता है। और जोसेफ के फादर का खेल खत्म होते
होते ही अभी हम लोग को सियोन का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कूल लुक को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे सियोन अभी पीछे की तरफ घूमते हुए अभी कहने लगता है वे सभी एक जैसे ही है। और ये कहने के साथ ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को जोसेफ को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे अभी साइड में जो नर्स है जो कि इस समय सलाइन के थैली के अंदर कुछ इंजेक्शन लगाते हुए जोसेफ से बोलने लगती है कि डियर पेशेंट, क्या तुम कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? तो इसके रिप्लाई में अभी जोसेफ कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रही है क्या? तो इस समय वह नर्स कहने लगती है कि हाँ, आजकल जो स्कूल वायलेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटा। लेकिन इस समय हम लोग को जोसेफ को किसी एक चीज के ऊपर मतलब बम की तरफ ही घुड़ घुड़ के देखता हुआ देखने के लिए मिलते हैं। और किसकी तरफ देख रहा है वो तो आप लोग अभी सिचुएशन को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। अभी तो नर्स दोबारा से जोसेफ से कहने लगती है कि भे बच्चे ने तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा पीटा, देख के तो लग रही है कि वो बच्चा फाइटिंग में बहुत ही अच्छा है। तो इस बात के रिप्लाई में अभी जो जोसेफ है वो नर्स की उसके ऊपर देखते हुए कहने लगता है कि हाँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन समय वे नर्स वो अपने पास से एक इंजेक्शन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसी इंजेक्शन को अभी स्लाइन के बोतल या फिर थैली जो भी बोलते हैं उसके अंदर देने लगती है। तो अभी इस चीज को देखने के बाद जोसेफ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी नर्स से पूछने लगता है कि हे, आखिरकार तुमने कौन सी मेडिसिन को दिया है? इसका कलर कुछ ज्यादा ही फानी है। तो इसके जवाब में अभी जो नर्स है वो कहने लगती है कि इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहने के साथ ही अपना जो मार्क्स है उसे उतार देती है और कहने लगती है कि अगर मैं इस मेडिसिन को आधा यूज करूंगी तो इस चीज से तुम मारा नहीं जाओगे। और इस समय नर्स जैसे अपने ऊपर से विग को हटा देती है तो हम लोग को जानने के लिए मिलते हैं कि ये कोई नर्स मर्स नहीं है, ये तो रैचेल होती है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को अभी रैचेल को उसी घटना स्थल पे देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे रैचेल अभी जो हाई प्रीस्ट है उससे फोन करके बोलने लगती है, डायरेक्टर, हम लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं क्योंकि सियोन वो अपने पावर को यूज कर रहा है। तो रैचेल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी जो हाई प्रीस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, हे, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि जो सियोन है वो अपने पावर को यूज कर रहा है? तो इस समय रैचेल बोलने लगती है कि हम लोगों ने सियोन को ट्रैक किए, लेकिन मैं यहाँ पर आके देखा कि सियोन वो तो पहले ऐसे जा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब बात है कि इसी जगह पे हम लोगों को बहुत सारे इंजर्ड लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सियोन के लिए ये सब कुछ करना पॉसिबल भी है, क्योंकि वो जो 3 एब्सोल्यूट रूल है उसकी वजह से सियोन तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस वक्त रैचेल के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जो हेड प्रीस्ट है वो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हम लोगों के मेंशन के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि कोई बिना पेरेंट्स के परमिशन के ये सब कुछ काम कर रहा है। रैचेल, अगर सियोन सच में अगर रूल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पर कुछ तो गलत है जो कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। रैचेल, मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जितने भी हथियार को बेचा है, और हथियार मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे को बेचा है, वो सभी शायद से जो कमांड है उसे डिनाई कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि फिर सभी हम लोगों के ऊपर ही एम कर रहे हैं। तो रैचेल, मिशन को थोड़ा चेंज करते हैं। पहले तुम्हें सियोन को थोड़ा अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना होगा और तुम इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाओ कि सियोन क्या बिना किसी परमिशन के अपने पावर को ऐसे ही यूज कर रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रैचेल रिप्लाई में कहती है कि हाँ सर, मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। तो इस समय जो हाई प्रीस्ट है वो दोबारा से रैचेल से कहने लगता है, और अगर तुम्हें इस काम को करने के लिए कोरिया में किसी तरह मदद की जरूरत हो तो तुम व्हाइट टाइगर फोर्स के अंदर से मदद को ले सकती हो। और हाई प्रीस्ट का ये कहते ही अभी हम लोग को 2 पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक पर्सन कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ कारनामा वही मिडिल स्कूल के बच्चे ने किया है। और सामने की तरफ जो पर्सन अभी कंगन से अपने बालों को ठीक कर रहा है वो कहने लगता है कि अरे यार, इन सभी सिचुएशन के कारण ही मेरा बाल धीरे धीरे करके झड़ रहा है। इसी समय जो रैचेल है इन लोग के सामने की तरफ आते हुए अभी फोन पर जो हाई प्रीस्ट है उससे कहने लगती है कि हाँ, मुझे वो दोनों बंदे दिख गए, तो मैं यहाँ से जाने के बाद सियोन के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चालू करूंगी। और फोन पर ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी जो रैचेल है वो यहाँ से सीधा इन दोनों लौंडे को इग्नोर मार के जाने लगती है। तो इस समय साइड में से जो मोटा सा एक लौंडा है वो अभी कहने लगता है कि आजकल के बच्चे किस तरीके का कपड़े को पहनता है। तो साइड में से अभी वो पर्सन कहने लगता है कि वे लोगों ने कहा है कि ये जो रैचेल है ये एक रसियन है, और तुम्हें तो पता ही है ना जो रसियन है वो ओपन माइंडेड होता है। और तुम्हें एक बात बताओ, मेरा बीबी वो भी ओपन माइंडेड है, और हम लोगों के बॉस भी ना ऐसे टाइम पे कैसे गायब हो जाता है। अब बोल के भी क्या फायदा, क्या ही कर सकते। और वे बंदे का ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग को स्कूल के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर अभी चलते चलते अपने मन में ही कहने लगती है कि सियोन, मैंने तुम्हारे ऊपर जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे पता चला
कि तुम एक मिडिल स्कूल को अटेंड करते हो, और थर्ड मुझे तो ये भी पता चला कि तुम पेन और पेपर से एक तरीके से अनाथ हो। टीचर अभी ये सब कुछ सोचते सोचते जा ही रही थी, इसी समय एक स्टूडेंट टीचर से कहती है हेलो टीचर। तो इस समय टीचर भी कहती है हाय। तो इस समय हम लोगों को ये जो टीचर है इसका पूरा शकल दिखाया जाता है, तो हमें पता चलता है ये तो रैचल है जो कि अपना फेस बदल के दोबारा से स्कूल में आई होती है, वो भी टीचर बन के। और इस समय रैचल अपनी शक्ल बनाते हुए अभी अपने मन में ही कहने लगती है कि मैं देखना चाहता हूँ शियान, आखिरकार तुम कितना ज्यादा बड़े हुए हो। लेकिन इस समय रैचल की जो शक्ल है उसे देखने के तो बाद मैं यही कह सकता हूँ कि रैचल शायद से अभी कुछ और ही बड़े होने की बात सोच रहा है। तो इस समय रैचल ये सब कुछ सोचते सोचते अभी एक क्लासरूम के बाहर आके अपने मन में ही दोबारा से कहने लगती है लगता है ये जो क्लासरूम है यही सियोन का क्लासरूम है। और इस समय रैचल इसी क्लासरूम के अंदर सियोन को भी देखती है जो कि इस वक्त अपने सामने बहुत सारे स्टूडेंट को चस्का लगा रहा होता है, जहाँ पे सियोन अभी जो जोसेफ है उसका नकल करते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर दो सियोन, मुझे माफ कर दो। और इस समय सियोन का ये हरकत देखने के बाद रैचल भी अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने मन में ही कहती है क्या ये भुद्धू सा शकल वाला यही सियोन है। अभी सियोन के मुंह से इस तरीके की बात को सुनने के बाद सियोन के पीछे सोता हुआ एक और मोटा सा लौंडा अभी सियोन से कहने लगता है ओ माय गॉड साले तुम तब से बगर बगर करे जा रहे हो, साले तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकते हो क्या, मुझे थोड़ा सोने दो। तो बेही लौंडे के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद जो सियोन है वो अभी बहुत ही एटीट्यूड के साथ पूछने लगता है हे आखिरकार तुमने क्या कहा। और देखते देखते अभी ये दोनों आपस में एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो अभी का जो माहौल है उसे देखने के बाद रैचल अभी अपने मन में ही कहने लगती है रुको रुको क्या वे दोनों अभी आपस में फाइट करने वाले हैं। अभी हम लोग को ये भी जानने के लिए मिलते हैं कि डेड मेंशन के अंदर सभी बच्चे एक दूसरे के साथ इस तरीके से फाइट किया करते थे, जहाँ पे हमेशा से हर एक बच्चे रैचल के साथ भी फाइट करने की कोशिश करते थे। और बच्चों के अंदर जब फाइट होता था तब सियोन हर वक्त जीता करता था। लेकिन इस समय हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है। सियोन वेलंडे से बहुत ही ज्यादा मार खाता है और जमीन के ऊपर एक नाले की तरह पड़ा होता है। और इस समय अचानक से सियोन का ये हालात होता हुआ देखने के बाद रैचल भी अभी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आखिरकार सियोन वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है। और इस समय रैचल की ये कहते ही हम लोग को सामने की तरफ वही मोटे लौंडे को अभी सियोन के ऊपर बहुत ही जोर जोर से लात को मारते हुए देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सियोन अभी मोटे लौंडे से बोलता है अरे मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज यार इस बार के लिए छोड़ दो। और तुम तब से मेरे हड्डी के ऊपर ही मारे जा रहे हो। और दरवाजे के बाहर से इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी रैचल की जो हालत है वो तो कुछ इस तरीके का हो जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो हम लोग को कुछ देर बाद क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय रैचल इन सभी का क्लास ले रही होती है और क्लास लेते लेते अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगती है कि हाँ ये भी तो हो सकता है कि जो सियोन है वो क्लास के अंदर अपने पावर को सभी के सामने एक्सपोज नहीं कर रहा है। और अगर ऐसी बात है तो क्या इसका ये मतलब है कि सियोन अभी भी जो 3 प्रिंसिपल है उसे फॉलो करके चल रहा है। छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे लगता है और भी ज्यादा रिसर्च करना होगा इसके ऊपर। अभी अपने मन में ये सब कुछ सोचने के साथ ही रैचल सियोन की तरफ देखता है, जहाँ पे देखता है कि सियोन बहुत ही ज्यादा फोकस लगा के अपने पेन के माध्यम से पेज के ऊपर कुछ तो लिख रहा है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी जो रैचल है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए कहती है कि सियोन का वही आंख, ये तो ऐसा ही है जब सियोन बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के कुछ काम को करता है। और इस चीज को देखने के बाद मैं तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि यही लौंडा सियोन है। तो इस समय रैचल हम लोगों को बताती है कि डेड मेंशन के अंदर जब किसी सवाल को कोई भी बच्चे नहीं कर पाते थे उसी सवाल को रैचल इसी तरीके से ध्यान लगा के सॉल्व कर देते थे। और ये कहने के साथ ही अभी जो रैचल है वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सियोन की तरफ ही आने लगती है और अपने मन में ही दोबारा से कहने लगती है कि सियोन तुम अपने पावर को तो हाइड कर सकते हो, लेकिन तुम अपना जो बुद्धि है उसे कैसे हाइड कर सकते हो। और इस समय रैचल ऐसा कुछ सोचते सोचते जैसे ही सियोन के नोटबुक के ऊपर एकदम बहुत ही ध्यान से अपने आंखें टेढ़ी करके देखती है तो वो अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस समय सियोन वो तो नोटबुक के अंदर कुछ ड्राइंग कर रहा होता है। और अभी इसी ड्राइंग को देखने के बाद रैचल की जो दिमागी हालत है वो पूरी तरीके से हिल जाती है। तो इस समय रैचल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने हाथ में जो मोटी सी किताब थी उसी से ही सियोन के सिर के ऊपर बहुत ही जोर से एक पाटका मार देती है और कहने लगती है चिल्ला के, हे तुम क्लासरूम के अंदर आखिरकार क्या बदतमीजी कर रहे हो। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद जो वोमेन स्टाफ बाथरूम है उसे देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे बाथरूम के अंदर अभी रैचल अपने सिर को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है मैं आखिरकार यहाँ पे आया क्यों हूँ। और ये कहने के साथ ही अभी अपने चेहरे के ऊपर से जो नाकाब है उसे पूरी तरीके से उतार देती है और दोबारा से बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी जो सियोन है
वो इतना ज्यादा स्टूपिड है। और ये बोलने के साथ ही अभी जो रैचेल है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और अभी अपने नाखून को चबाते हुए अभी दोबारा से बोलने लगती है कि भले सियोन का चेहरा पूरी तरीके से मैच खा रहा है, लेकिन सियोन के अंदर जितने भी गुण थे उन सभी का तो कोई नामो निशान नहीं है। क्या हम लोगों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? क्योंकि इस तरीके का एक मनबुद्धि लौंडा कभी भी सियोन हो ही नहीं सकता। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी जो रैचेल है वो तो इस वक्त अपने कपड़े को उतार देती है और देखते देखते अभी दोबारा से एक और न्यू गेटअप में आ जाती है। मतलब इस बार रैचेल एक स्टूडेंट बन जाती है और कहती है कि चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, मुझे बस यही पता लगाना होगा कि फेलोंडा क्या वही सियोन है। और इस समय रैचेल की एक कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को स्कूल के बाहर अभी सियोन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय स्कूल खत्म होते ही घर की तरफ जा रहा होता है और अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है कि वाह भाई क्या दर्द हो रहा है, मुझे कितने जोर जोर से मारा। इसी समय तो हम लोग को वो छद्मवेशी रैचेल को जो सियोन है उसके साइड में आते हुए देखने के लिए मिलती है। मतलब देखो किस तरीके से घूर रही है। अभी सियोन यहाँ से जा ही रहा था, इसी समय जो हायन की माँ है वो सियोन को पीछे से पुकारती है और कहती है कि सियोन तुम कहाँ जा रहे हो? और इसके साथ ही अभी सियोन से पूछने लगती है, सियोन क्या तुम मेरे हाथ में जो थैली है ना उसे कैरी करने में थोड़ा मदद करोगे? एंड ऑब्वियसली इस काम के लिए अभी सियोन पूरी तरीके से राजी हो जाता है। और अभी इन सभी चीजों को होता हुआ रैचेल भी पीछे से बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। और इसी सीन के साथ हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियोन को अभी हायन की माँ के दुकान पे ठूस ठूस के खाने को खाते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे इस समय सियोन को इस तरीके से खाने को ठूस ठूस के खाते हुए देखने के बाद हायन की माँ बोलती है कि अरे तुम थोड़ा धीरे धीरे खाओ। और इसी जगह पे अभी जो सियोन की गंध है उसे सूंघते सूंघते रैचेल भी आ गई होती है। जहाँ पे रैचेल इस वक्त हायन की माँ की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहने लगती है, मैंने इस वुमेन के बारे में पता किया, जहाँ पे मुझे पता चला कि जोसेफ की वजह से इसका बच्चा कोमा में है, लेकिन सियोन के साथ इसका रिलेशन क्या है? और इस समय अपने मन में इस सब कुछ सोचने के बाद ही अभी जो रैचेल है वो सियोन की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगती है। जहाँ पे सियोन अभी जो खाना है उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से खाने लगता है। मतलब देख रहे हो ना शकल किस तरीके से बना के खा रहा है। और ये सब कुछ सोचते सोचते जैसे इस समय रैचेल जो खाना है उसे खाने लगती है तो वो अभी बहुत ही जोर से चीख मारती है और बोलने लगती है, पानी पानी बहुत ही ज्यादा तीखा है। तो रैचेल की इस हालत को देखने के बाद अभी जो हायन की माँ है रैचेल को अभी एक बोतल में पानी देते हुए कहने लगती है, लगता है तुम स्पाइसेस को ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती हो। तो इस समय रैचेल पानी पीते हुए अभी अपने मन में ही कहने लगती है कि मैं स्पाइसेस को हैंडल नहीं कर सकती, तुम पागल हो क्या? लेकिन फिर भी इस तरीके का खाना कौन ही खाते हैं, क्योंकि ये खाना हद से ज्यादा स्पाइसी है। साले ये कोरियन लोग इतना ज्यादा स्पाइसी, इसे तो पॉइजन घोषित कर देना चाहिए। रैचेल अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच रही थी। इसी समय सियोन रैचेल से बोलने लगता है कि तुम्हें खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए और अगर मैं सही हूँ तो तुम एक अनाड़ी हो ना। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो रैचेल है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में ही अभी सियोन की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि साले मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। और ये सोचने के साथ ही अभी दोबारा से अपने मन में अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। मतलब सियोन जब बच्चा हुआ करता था उस टाइम के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे रैचेल अभी हम लोगों को बताती है कि जो सियोन है वो हमेशा से जो स्पाइसी फूड है उसे पसंद नहीं किया करते थे, मतलब उसे हैंडल ही नहीं कर पाते थे। और जब रैचेल स्पाइसी फूड को खाते थे तब मैं उसके हाथ को कस के पकड़ के रखता था। तो सियोन अगर उस सच में कोरिया में है तो शायद से खाने की वजह से उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम गुजर रहा है। और ये सब कुछ सोचने के साथ ही रैचेल सियोन के हाथ की तरफ देखता है, जहाँ पे सियोन इस वक्त बहुत ही कस के मुट्ठी को बंद करके रखा होता है। और इस वक्त इस चीज को देखने के बाद रैचेल भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इसी समय हायन की माँ सियोन से पूछती है, सियोन खाना क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो सियोन भी हंसते हुए जवाब देते हैं कि हाँ बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था खाना। और इस समय सियोन का ये कहते ही ये वाला पार्ट यही पे खत्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बोलना कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और आप में से जिसने भी मेरे चैनल पे वो वाला वीडियो नहीं देखा, द मोस्ट पावरफुल गॉड किलर एंड उसके साथ वो वाला क्या नाम है मैं ही भूल गया भाई, बताओ यार। हाँ याद आया, वो वाला मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इज ए सेफ, वो वाला वीडियो। और एक और है गैंगस्टर वाला, जो ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम है गैंगस्टर वाला। इन सभी को अगर चेकआउट नहीं करे हो ना तो कर लेना, क्योंकि मैं इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। हाँ मतलब ऑलरेडी हो ही गया है लेकिन थोड़ा बाकी है, 10-15 मिनट ऐसे कुछ बाकी है। तो उन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके एडिटिंग करके मैं डाल दूंगा। तो यार मुझे और कुछ नहीं कहना है, तो वीडियो को लाइक करके जाना और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो ना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम लोग 20K के बहुत ही ज्यादा करीब है। और 20K होने के बाद मैं एक Q&A वीडियो भी डालूंगा जो कि हर एक यूट्यूबर करते हैं, तो मैं भी एक नाली यूट्यूबर की तरह डालूंगा। सो अभी बहुत हो गया। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।